अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना काबीना का इजलास 29 सितंबर को मुनक्किद होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में ये इजलास चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होगा, जिसमें सरकारी स्कीमात की अमलावरी, सरकारी मुलाजमीन को DA की इजराई और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। जराये ने बताया कि इस इजलास में गवर्नर कोटे के तहत कानून साज काउंसिल के 2 उम्मीदवारों को गुज़िश्ता काबीना में मंजूरी दिए जाने के बाद गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से उन नामों को मुस्तरद कर देने का मामला भी ज़ेरे बहस आने का इम्कान है। बताया गया है कि इस इजलास में दीगर अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वो बार बार रियासत तेलंगाना की तश्कील की तौहीन कर रहे हैं और दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के अहम मसले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने मोदी के इरादों पर सवाल उठाए और तेलंगाना के अवाम की तौहीन करने वाले उनके रिमार्क्स पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मोदी आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा नाकारा और शायद सबसे ज़्यादा करप्ट वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म तेलंगाना के साथ साथ कौम से अपने तमाम वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। मंगल को तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए KTR ने रियासत की तश्कील के 9.5 साल बाद भी तेलंगाना के खिलाफ मुसलसिल मनफी बयानबाजी पर मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आज़म मोदी बार बार तेलंगाना की तश्कील और वजूद की तौहीन क्यों कर रहे हैं। तेलंगाना न सिर्फ एक मारूफ बल्कि काबिल एहतराम जगह है और हम मुतालबा करते हैं कि इसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाए। KTR ने कहा कि आंध्र प्रदेश में हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस और अपोजिशन तेलुगु देशम के दरमियान जारी जंग का प्लेटफॉर्म तेलंगाना को बनने नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी वहां का मामला है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बाज़ अफराद हैदराबाद में मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत हैदराबाद को वहां की सियासत के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकती। The first thing is, see, what is happening with respect to Sri Chandrababu Naidu Garu is primarily a political issue confined to Andhra Pradesh. It is a battle of wits between the two political parties in Andhra Pradesh, which has no consequence or which has no effect on Telangana or its people. So, most certainly our stand is very simple. It's a political issue confined to another state. What happens in Karnataka, what happens in Tamil Nadu, what happens in Andhra Pradesh, what happens in Chhattisgarh is of no consequence here. अगर कोई आके यहाँ पे नौटंकी करना चाहे, I would only say బేగా షాదీ మే అబ్దుల్లా దివానా. ఏం సంబంధం ఇక్కడ మాకు? తెలంగాణ రాజకీయాలకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగే రాజకీయాలకి ఏం సంబంధం అండి? చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ర్యాలీలు ధర్నా చేయదలుచుకుంటే నిర్మోహమాటంగా ఆంధ్రాలో చేయండి. ఎవరు అంటున్నారు మిమ్మల్ని? హైదరాబాద్ ర్యాలీలు చేసి హైదరాబాద్ ర్యాలీలు తీసి మీరు మొదలు ఆగండి తొందర ఎందుకు పడుతున్నావా? బ్రదర్, మీరు ర్యాలీలు ఇస్తారు మొదలు, ఇక్కడ రాజకీయ ర్యాలీ ఎవరు తీస్తారు? తెల్లారు ఇంకోలు తీస్తారు పోటీ ర్యాలీ. మరి మేమేం చేయాలా? అంటే పక్కింట్లో పంచాయతీ కూడా ఇక్కడ తెలుసుకుంటారా? ఇది ఎక్కడ పద్ధతి? ఏమంటున్నా అంటే చేల్చుకోండి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకరితో ఒకరు తలపడండి. రాజమండ్రిలో భూమి దగ్గర వెళ్ళిపోయి ర్యాలీలు తీయండి. మీరు తీయండి, వాళ్ళు తీయండి. మాకేం బాధ మధ్యలో? ఇదేం వాళ్ళ పంచాయతీ వచ్చి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కొట్లాడటం అంటే, మరి మేము ఇక్కడ ప్రభుత్వం నడుపుతున్నాము. శాంతి భద్రత సమస్య తలెత్తితే సహజంగా ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి బాధ్యత ఉంటుంది కదా. అటువంటిప్పుడు అట్లా అలౌ చేస్తాము. వాళ్ళు ఒకరు ముందు వస్తారు, నెక్స్ట్ ఇంకొక ర్యాలీ అంటాడు. ఇక వాళ్ళ ఘర్షణకి ఇది వేదిక కావాలా? విజయవాడ లేదా, అమరావతి లేదా, రాజమండ్రి లేదా, కర్నూలు లేదా, అక్కడ చేయండి వదంటున్నారు ఎవరైనా? అక్కడ చేయకుండా ఇక్కడ వచ్చి రాజధాంతం చేయడం, రాజకీయం చేయడం అంటే నాకు అర్థం కాదు. ఇంకోటి, ఇది అచ్చంగా 2 రాజకీయ పార్టీల తగాదా. అక్కడ ఆ పార్టీలకు ఇక్కడ స్థానం లేదు, ఉనికి లేదు. ఇక్కడ ఎందుకు మరి నాకు అర్థం కాదు. అల్టిమేట్ గా ఒకే బాస్ చెప్పాను నేను, అల్టిమేట్ గా ఒకటే इशू। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया है कि हुकूमत तेलंगाना अपने हर वादे को पूरा करने की पाबंद है। BRS की जानिब से किए गए तमाम वादों को पाए तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दाखिला ने मंगल को अंबरपेट में जदीद खबरस्तान के सगे बुनियाद के दौरान किया। मकामी MLA कालेरू वेंकटेश ने गुज़िश्ता इंतखाबात में मुसलमानों से वादा किया था कि वो मुसलमानों को खबरस्तान के लिए ज़मीन फराहम करवाएंगे, जिसको आज पूरा किया गया। इसी ज़िमन में अंबरपेट में कालेरू वेंकटेश की सदारत में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर दाखिला ने बात करते हुए कहा कि अंबरपेट रुकन असम्बली ने अपने हल्के को खूब तरक्की दिलाई है।
इसके 3 टुकड़े किए गए थे। एक बहुत बड़ा टुकड़ा आंध्र में मिला दिया गया था, जिसके बाद हम आंध्र प्रदेश में शामिल हो चुके थे। आज हमारी स्टेट 14 साल की जद्दोजहद के बाद, हमें मिलने के बाद जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। यकीनन बहुत से लोगों ने यहाँ हुकूमत की, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी स्टेट में गंगा जमुना तहजीब है तो वह तेलंगाना स्टेट है। जब तेलंगाना में चल रहा था, मैं सीएम साहब के साथ था, कई पार्टी के नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते थे, उनसे सीएम साहब मुलाकात करते थे, कहते थे कि जब भी हमारा बुलाया आप जरूर उसकी सपोर्ट कीजिए। लोग कहते थे आपके तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट है, जिधर 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है। आपके तेलंगाना में पावर नहीं है, आपके तेलंगाना में मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम फिसाद होता है। आप किस तरह तेलंगाना लेकर इसे तरक्की दिला सकते हैं? आज आप जानते हैं, तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सबसे पहले 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। आज हमारे 33 कलेक्टर हो चुके हैं और 7 कमिश्नर बना है। उसके साथ साथ हमारे पूरे एसपी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आज इंडिया में अगर किसी स्टेट में हमारे तो तेलंगाना स्टेट है। और हमारी तरक्की भी बताना चाहता हूँ, असद शोबे हद में हम तरक्की कर रहे हैं। आप जानते हैं 2014 से पावर क्या मिलता था, उसे पहले बताइए। हमेशा 6 घंटे पावर बंद रहता था, लोग परेशान रहते थे। आज हमारी स्टेट में जिस तरह हमारे वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात को लेकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी जा रही गारंटीज पर तंज किया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और एआईसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में मुनक़िदा विजय बहरी सभा में 6 जमानतों का ऐलान किया था। तेलंगाना कांग्रेस उन वादों को आवाम तक पहुंचाने के लिए सख्त मुहिम चला रही है, लेकिन हरीश राव ने कहा कि अगर इस तरह की जमानतें दूसरी रियासतों में काम करती हैं तो वो तेलंगाना में काम नहीं करेंगी। यहाँ केसीआर नामी गारंटी और वारंटी है। हरीश राव ने कहा कि अगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर अपनी जबान दे देते हैं तो फिर वो पीछे नहीं हटते। ऐसे लीडर की हुक्मरानी में किसी की गारंटी नहीं चलेगी। మీటింగ్ ఉండే కానీ అమ్మగారి జయంతి రోజు చేస్తే దానికి అప్రాప్రియేట్ ఉంటుందని చెప్పి ఈ రోజు ఆ జయంతి సందర్భంగా ఇంత మంచి విగ్రహాన్ని ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఐలమ్మ అనగానే ఒక పోరాట స్ఫూర్తి, ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తి. ఆ రోజుల్లో మరి పెట్టుబడిదారులకు వ్యతిరేకంగా పేదల పక్షాన నిలబడి ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ప్రాణ త్యాగానికి సిద్ధపడి పేదల పక్షాన పోరాడినటువంటి వీర వనిత చాకలి ఐలమ్మ గారు. ఆమె ఎంతో గొప్ప ఉద్యమ స్ఫూర్తిని, పోరాట స్ఫూర్తిని మనందరికీ కూడా అందించింది. సో మనం కూడా ఇలా విగ్రహం పెట్టుకున్నామంటే అంతతో మనం ఏదో విగ్రహం పెట్టుకున్నాం, 4 సపట్లు కొట్టినాం, 2 మాటలు మాట్లాడుకున్నాం అనేది కాకుండా ఆ విగ్రహం మనలో అది ఒక ఉత్సవ విగ్రహం లాగా ఉండదు. ఆ విగ్రహం మనలో ఉత్తేజాన్ని నింపాలి, ఒక ఉత్ప్రేరకంగా ఆ విగ్రహం మనకు పనిచేయాలి. అంటే ఆ అమ్మగారి యొక్క పోరాట స్ఫూర్తి మనలో నిత్యం కనబడుతూ ఉండాలి. అప్పుడే మనము ఆ విగ్రహానికి ఒక సార్థకత. ఆ విగ్రహం మనకు గుర్తు చేయాలి ప్రతిరోజు. ఎక్కడైతే మనని అణచివేత ఉందో, ఎక్కడైతే మన పట్ల అన్యాయం జరుగుతుందో గొంతు విప్పాలి. పోరాడితే పోయేదేమి లేదు, బానిస సంఖ్యలు తప్ప. बीआरएस की अपने काउंसिल के कविता ने मंगल को इल्जाम आयद किया कि गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन गवर्नर कोटे के तहत कानून साज काउंसिल के लिए बीआरएस कायदीन दासंद्रू श्रवण और के सत्यनारायणा को नामजद करने के लिए रियासती काबीना की तजवीज़ करते हुए विफाकी जज्बे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ये कहते हुए कि दोनों कायदीन पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं। कविता ने कहा कि गवर्नर की कार्रवाई से ये बात फिर एक मरतबा साबित हो गई है कि बीजेपी मुखालिफ पसमानदा तबकात पार्टी है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन कविता ने कहा कि चंद रियासतों में गवर्नरों के रवैयों से ऐसे शुबात पैदा हो रहे हैं कि आया मुल्क को दस्तूर हिंद की बुनियाद पर चलाया जा रहा है या फिर बीजेपी के दस्तूर के मुताबिक। గవర్నర్ గారు మరి వాళ్ళ మనము రాజ్యాంగబద్ధంగా
తెలంగాణ ప్రభుత్వం పంపించినటువంటి పేర్లను రిజెక్ట్ చేయడం అన్నది ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి కంప్లీట్గా వ్యతిరేకమని చెప్పి అందరూ కూడా భావిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇది. మరి అనేక రకాలైనటువంటి కారణాలతోని వారు రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక విధంగా చూసినట్టయితే ఇవాళ భారతదేశం మొత్తంలో కూడా భారత రాజ్యాంగం నడుస్తుందా లేకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యాంగం నడుస్తుందా అనేటటువంటి అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యేటటువంటి రీతిలో పలు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి గవర్నర్లు కూడా ఇలా బిహేవ్ చేయడం అన్నది ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ వాటికి ఉండేటటువంటి హక్కులు, వాటికి ఉండేటటువంటి పరిధులు వాటికి ఉంటాయి. వాటిని గమనించుకొని మనం ప్రజలందరినీ కూడా ఒక తాటిపై నడిపించాల్సినటువంటి సందర్భాన్ని పక్కకు పెట్టి గవర్నర్లు ఇట్లా వ్యవహారం చేయడం నిజంగా దురదృష్టకరం. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చినటువంటి 2 పేర్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఇచ్చినటువంటి 2 పేర్లు కూడా మరి బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులే. ప్రత్యక్ష ఎన్నికలలో గెలవలేనటువంటి అభ్యర్థులను రాజకీయంగా ఒక మంచి అవకాశం కల్పించాలి, ప్రాధాన్యం కల్పించాలనేటటువంటి సదుద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఈ పేర్లను గవర్నర్ గారు రిజెక్ట్ చేయడంతో భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీ వ్యతిరేక పార్టీగా మరొకసారి తమను తాను రుజువు చేసుకున్నది. పెట్టినటువంటి మహిళా బిల్లులో కూడా బీసీ మహిళలకు అన్యాయం చేసినటువంటి ఈ బీజేపీ పార్టీ బీసీ నాయకత్వం ఎదుగుతుంటే చూసి ఓర్వలేనటువంటి పార్టీగా మరోసారి. महकमे बल्दी नज़्म और नस्क के स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज के दोनों तरफ खुसूसी म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बात की इतला देते हुए अरविंद कुमार ने कहा कि इसका इफ्तिताह अमल में आया है। हर म्यूजिकल फाउंटेन की लंबाई 60 मीटर है। यह म्यूजिकल फाउंटेन हर शाम 7 तक 10 बजे खोला जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड दाना किशोर ने कहा कि हैदराबाद शहर में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड से एसटीपी कायम किए जाएंगे। तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों में इंतखाबात का बिगुल बजने वाला है। इसके साथ ही तमाम पार्टियां इंतखाबी जंग की तैयारियां कर रही हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने की तैयारी कर रही है। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक के बाद दिगरे तेलंगाना का दौरा करेंगे। मोदी 2 मरतबा जनूबी हिंद की इस तेलुगु रियासत का दौरा करेंगे। मोदी 1 अक्टूबर को महबूबनगर और 3 अक्टूबर को निज़ामाबाद का दौरा करेंगे। बीजेपी कायदीन ने वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल करने का फैसला किया है क्योंकि पार्लियामेंट में खवातीन बिल मंजूर हो गया है। महबूबनगर की खवातीन बतौर खास वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करेंगी। हैदराबाद में गणेश पंडालों के चंद ऑर्गेनाइजर्स ने उस वक्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जब पुलिस और बल्दी हुक्काम ने उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट के अहकाम के मुताबिक हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा गणेश मूर्तियों के विसर्जन से रोक दिया। पीर को रात देर गए एहतजाजियों ने हुसैन सागर रोड पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को मरबूत करने वाली मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गई। एहतजाजियों ने हुक्काम की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की और इल्जाम आयद किया कि मूर्तियों के विसर्जन के मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने रियासती हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा किया और कहा कि वो हाई कोर्ट से रुजू होते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि हुसैन सागर में मामूल के मुताबिक मूर्तियों का विसर्जन हो सके। గవర్నమెంట్ క్వాంటిటీ చేస్తుంది 2 రోజులుగా డిసిషన్ తీసుకునే గవర్నమెంట్ కావాలని చేస్తుంది। ఖచ్చితంగా దీనికి యాక్షన్ తీసుకున్నాం, ఖచ్చితంగా టైం వల్ల పోలీస్ కమిటీ ఎంత డుబ్బున్నా పర్లేదు తీసుకొచ్చి ట్యాంక్ బండ్ మీద ప్రతి గణేశుని ప్రతి ఆర్గనైజర్ ట్యాంక్ బండ్ మీద పెట్టాం। అప్పుడు ఇంకేం ఉత్సవం అయితే తెలుస్తుంది। ఈ ఉత్సవం ఇంతతో కాదు, అల్లా కల్లోలం చేసేదాము। ఖచ్చితంగా మా పండుగలు ఇంట్లో చేస్తున్నారు। మా పండుగల మీద ఎందుకు గవర్నమెంట్
ప్రతి మాట వల్ల ఇంటున్నాం. ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ గద్దె దించము, ట్యాంక్ బండ్లు వేసేది ఆయన ప్రకారం ఖచ్చితంగా ట్యాంక్ బండ్లు వేసాము. ఇప్పటి నుంచి కాదు 70 సంవత్సరాలు చేస్తుంది. పోయిన సంవత్సరం నుంచి బాండెడ్లు చేస్తున్నారు. ఏర్పాటు చేస్తే ఓకే అన్నది, కానీ ఇక్కడ 9 రోజుల నుంచి 11 రోజులు దాకా వేయొద్దు అని చెప్పింది. ఇదే నీళ్ళకు జూన్ వచ్చేది నైతిక హక్కు వీళ్ళకు లేదు, అడ్డంకి ఎవరికి లేదు. గణేష్ నేనే వేసి తీర్చాము. హిందువుల పండుగలకు హిందువులు కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ పార్టీలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में चाशुमे से बारिश की पेशकशी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया, जो रवा माह के अख्तिताम बशमूल गणेश विसर्जन जुलूस जो कि 28 सितंबर को है उस वक्त तक जारी रहेगी। महकमे मौसमियात ने शहर में 30 सितंबर तक हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के निर्मल, निजामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत के चंद अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा है कि वो दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में रुकने काउंसिल बीआरएस के कविता को 20 नवंबर तक तलब ना करे। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धोलिया पर मुश्तमिल एक बेंच ने रुकने काउंसिल को ये बुरी राहत दी, जिन्होंने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से उन्हें जारी करदा समन को चैलेंज किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बेंच को यकीन दिलाया कि मुकर्ररा वक्त तक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर की दफ्तर को तलब नहीं किया जाएगा। 14 सितंबर को ईडी ने कविता को समन जारी करते हुए दूसरे दिन कौमी दारुल हुकूमत के उसके दफ्तर पर पेश होने की हिदायत दी थी। आम आदमी पार्टी की ज़ेर क़यादत दिल्ली हुकूमत की तस्दीक शुदा शराब पॉलिसी के खिलाफ जारी तहकीकात के हिस्से के तौर पर उन्हें समन जारी किया गया था। विजयवाड़ा की एसीबी अदालत ने स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम में साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू की दरखास्त जमानत पर समात चाशुमा यानी 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी, जबकि सीआईडी ने भी उनकी मजीद तहवील हासिल करने के लिए अलहदा दरखास्त दाखिल की। मंगल को चूंकि एक बाकायदा जज रुखसत पर थे, मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने जो इंचार्ज जज भी हैं दोनों दरखास्तों पर समात की। जज ने चंद्रबाबू नायडू के वकील से कहा कि दरखास्त जमानत पर दलाइल की समात और अहकाम की इजराई एक ही दिन नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें यह दरखास्त बाकायदा अदालत में दाखिल करने का मशवरा दिया गया। सीआईडी की दरखास्त पर भी समात 4 शुबे तक मुलतवी कर दी गई। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से दाखिल करदा खुसूसी मुराफे की समाअत सुप्रीम कोर्ट में 4 शुबे को की जाएगी। चंद्रबाबू की तरफ से उनके वकील ने मोशन मेमो दाखिल किया था, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने 4 शुबे को करने से इत्तेफाक किया। इस मामले की समाअत किस बेंच पर होगी, इसका फैसला मंगल की शाम यानी आज रात तक लिया जाएगा। चंद्रबाबू के वकील ने दलील दी है कि इंसदाद रिश्वतखोरी कानून की दफा 17 के तहत गवर्नर से इजाजत लिए बगैर स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला दर्ज किया गया। हैदराबाद के रायदुर्गम इलाके में एक 35 फ्लोर के कॉम्प्लेक्स से एक 15 साल तालिब इल्म ने कूदकर अपनी जान दे दी। ये कहा जा रहा है कि ये तालिब इल्म 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था और वो कोई इंटरनेशनल स्कूल का तालिब इल्म था। उसने अपने माँ बाप को एक मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि वो कुछ अपने निजी वजूहात की वजह से ये इक़दाम कर रहा है। बेकाबू कार की टक्कर से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जख्मी हो गया। यह हादसा हैदराबाद के नवाही इलाके शिवरामपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बस स्टैंड के करीब बस का इंतजार मुसाफिरीन कर रहे थे कि बेकाबू कार को आता देकर तमाम अफराद ने चौकसी अख्तियार की और उसे बचने की कोशिश की। इसी दौरान ये कार करीब में वाक़ बिजली के पोल से टकराकर रुक गई। इस हादसे में कार की जद में आने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर जख्मी हो गया। इस सिलसिले में राजेंद्र नगर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गणेश की मूर्ति के विसर्जन के दौरान कुंटे में 2 अफराद गर्क हो गए। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले पालनाडु में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के नादेला मंडल में गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान 2 अफराद जिनकी शिनाख्त प्रवीण और मुकेश के तौर पर की गई है कुंटे में गर्क हो गए, जबकि एक शख्स लापता हो गया। उसकी शिनाख्त संतोष के तौर पर की गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने गोताखोरों की मदद से लाशों को निकालने में कामयाबी हासिल की।
मणिपुर के इम्फाल शहर में मंगल के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस और तुलबा के बीच झड़प हो गई। इसमें एक टीचर समेत 54 तुलबा जख्मी हो गए। स्टूडेंट जुलाई से लापता दो तालिब इल्मों के कत्ल की मुखालिफत में मुजाहरा कर रहे थे। सभी जख्मियों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रियासत में 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट से बैन हटने के बाद 2 तुलबा की लाशों की फोटो सामने आई थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटो में दोनों की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई नजर आ रही है, साथ ही लड़के का सिर कटा हुआ है। हालांकि दोनों की लाशें अभी तक नहीं मिली हैं। जुलाई में दोनों तालिब इल्म एक दुकान में लगे सीसी कैमरे में दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद से उनका पता नहीं चल सका था। इसी को लेकर आज ये मुजाहरा हुआ था। लोकसभा इंतखाबात और मुख्तलिफ रियासतों में जल्द ही होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी पार्टियों का एक दूसरे पर हमला लगातार तेज होता जा रहा है। खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिलचस्प अंदाज में मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दरअसल कांग्रेस ने एक्स पर नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी को दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में खव्वाली के जरिए कांग्रेस ने पीएम मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों को सबके सामने पेश करने की कोशिश की। काबिले जिक्र है कि कांग्रेस हमेशा से इल्जाम आयद करती रही है कि बीजेपी और गौतम अडानी ने मिलकर मुल्क को लूट लिया है। अब कांग्रेस ने उन इल्जामात पर एक खव्वाली रिलीज कर दी है। खव्वाली के साथ कैप्शन में लिखा गया, वतन को लूट लिया मिलकर बीजेपी और अडानी वालों ने, काले दिल वालों ने, खोटी नीयत वालों ने। हमें तो दोस्त मिला ऐसा पैसा वाला है, हमने उसे बनाया है, उसने हमें संभाला है। हमें तो दोस्त मिला ऐसा पैसा वाला है, हमने उसे बनाया है, उसने हमें संभाला है। वतन को लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, काले दिल वालों ने, खोटी नीयत वालों ने। वतन को लूट लिया मिलके अडानी वालों ने, काले दिल वालों ने, खोटी नीयत वालों ने। अडानी ही ख्यालों में, अडानी बातों में, अडानी ही दिल में, अडानी यादों में। बेच डाला है देश को उनके हाथों में, ये उनको बचाएंगे सियासत के बातों में। कांग्रेस सवाल करेगी अगर संसद में, तो ये माइक बंद करवा देंगे घबराहट में। हमें तो दोस्त मेरा ऐसा पैसा वाला है, हमने उसे बनाया है, उसने हमें संभाला है। दोस्ती में ऐसा काम कुछ कर जाए, जहाँ जहाँ भी जाए दिल तुमको दिलाए। पैसा तुम्हारा हो और सरकार हम चलाए, कोई चांद न पाए हम तुमको बचाए। वो तुम्हारा नाम लेके जब चर्चा करना चाहे, हम मुद्दा ही बदल दें और दोस्ती को भी निभा जाए। हमें तो दोस्त मिला ऐसा पैसा वाला है, हमें उसे बनाया है, उसने हमें संभाला है। वतन को लूट लिया मिलके अडानी वालों ने, काले दिल वालों ने, खोटी नीयत वालों ने। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को खिताब करते हुए आज कहा कि हमारा मुल्क आज तारीखी कामयाबियों और फैसलों का मुशाहिदा कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुल्क की आधी आबादी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सूरत में बड़ी ताकत मिली है। खवातीन के रिजर्वेशन का मामला जो गुज़िश्ता 30 वर्षों से ज़ेरे इल्तिवा था, अब दोनों ऐवानों से रिकॉर्ड वोटों से मंजूर हो गया है। टेक्नोलॉजी ने ये मुश्किल आसान कर दी। आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर और ई-केवाईसी ने डॉक्यूमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर दी। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट तक अब सब ऐप पर होने लगा है। डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है।
डीजी यात्रा से हमारा आना जाना आसान हुआ है, यानी टेक्नोलॉजी से करप्शन घटा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी घटी है, कंफर्ट बढ़ा है। कांग्रेस कायद पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी ने पीर के रोज मध्य प्रदेश में 51 मिनट की तकरीर में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया, यानी उनके पास अपनी सरकार की कामयाबियों के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं था। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने नोटबंदी जैसे फैसलों की तनकीद करते हुए आगे कहा कि डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी। आरएसएस की शाखा में कुछ तो है जहां ऐसे नमूने आते हैं। में पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो 7 लोग कौन थे जिन्होंने महिला बिल के विरोध में वोट किया? मैं गिनाता हूं। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी, नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी जी, नंबर 3 राम जेठमलानी जी, नंबर 4 जसवंत सिंह जी। आप देखिए, अभी मैंने आपको 4 नाम गिनाए, 4 कौन सी पार्टी के? आपकी पार्टी ने उस वक्त 1989 में 1989 में जब यह बिल पास हो सकता था, तब आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने अपने बच्चों और दोस्तों के साथ तफरी के लिए पार्क जाने वाले अफराद को तल्ख तजुर्बा हुआ। वो सब हवा में उस वक्त उल्टे लटक गए जब वो लंबरजैक झूले पर झूल रहे थे कि अचानक वो हवा में रुक गया। ये वाकया कनाडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ओंटारियो के वंडरलैंड तफरीही पार्क में कुछ लोग लंबरजैक झूले पर झूल रहे थे कि अचानक झूला ऊपर जाने के बाद मुअल्लिक रुक गया। इसमें फंसे तमाम अफराद तकरीबन 30 मिनट तक हवा में उल्टे लटके रहे। घबराहट का शिकार अफराद मदद के लिए चीखने लगे। कुछ लोग जो इस झूले में फंस गए थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई। बादशाह उन्हें नीचे लाने में कामयाबी हासिल की गई। झूले के हवा में रुक जाने से मुतालिक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया कि तजुर्बेकार अदाकारा वहीदा रहमान को इस साल दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। वहीदा रहमान को गाइड, प्यासा, कागज के फूल और 14वीं का चांद जैसी फिल्मों में अपनी जबरदस्त अदाकारी के लिए जाना जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने लिखा कि मुझे ऐलान करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि वहीदा रहमान को हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी शानदार खिदमत के लिए इस साल बावकार दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इटली की हिदायतकारी में बनने वाली शाहरुख खान की जवान 7 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म जवान को रिलीज हुए 19 दिन हो चुके हैं। फिल्म जवान हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। जवान ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। हिंदुस्तान में जवान का टोटल बिजनेस 560 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। जवान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी खूब धूम मचा रही है। फिल्म जवान ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया। ये मामला भूगल इलाके में वाक़ उमराव ज्वेलर्स से मुतालिक है। यहाँ कल देर रात चोर ने ज्वेलरी के पूरे शोरूम की सफाई कर दी। इस दौरान उमराव ज्वेलर्स में 20 से 25 करोड़ रुपए की चोरी की वारदातें हुई। बताया जाता है कि चोर दीवार तोड़कर शोरूम में मौजूद लॉकर तक पहुंच गए। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने के लिए चोर शोरूम की 4थी मंजिल से छत का ताला तोड़कर नीचे आए। इसके बाद स्ट्रांग रूम की दीवार में सुराख करके सीसीटीवी के कनेक्शन काट दिए। मालूमात के मुताबिक इतवार की शाम शोरूम के मालिक ने शोरूम बंद कर दिया था। अगले दिन यानी पीर को शोरूम बंद रहता है। आज सुबह शोरूम खुला तो चोरी का वाकया सामने आया, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई। इस मामले की इतला मिलते ही थाना निजामुद्दीन की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।